हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। आज जो हम बिज़नेस इन्वायरमेंट का टॉपिक कर रहे थे बेटा, उसमें आज हमने मॉनेटरी पॉलिसी है जो स्टार्ट करनी है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो मनी की सप्लाई है जो मार्केट में कंट्रोल करती है। तो जो मनी सप्लाई है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो आरबीआई के कंट्रोल के अंडर है, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो है। Since the launching of planned economic development, the RBI as central bank of the country is performing a significant role in economic development of the country. तो ग्रोथ इंजन जो है वो आरबीआई है जो सारा रोल प्ले करता था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है की जाए। और दो मेन फंक्शन है जो आरबीआई के थे कंट्री की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो बढ़ाया जाए, वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की जाए। एंड सेकंड, इट टू चेंज द पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज, जो फाइनेंस का फ्लो चल रहा है उसका फ्लो है जो वो चेंज किया जाए, किस तरफ से किस तरफ को होना चाहिए। तो ये जो दो ऑब्जेक्टिव मेन आरबीआई के थे ग्रोथ के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो फंक्शंस आरबीआई है जो वो प्ले करता रहा है, दैट इज़ द मनी सप्लाई इन द कंट्री शुड बी सफिशेंट इनफ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ, अगर इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज करना है तो मनी की सप्लाई है जो वो कंट्री में कंट्रोल में होनी चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट है जो उसको इंक्रीज किया जा सकता है। सेकंड, जो ईच सेक्टर ऑफ इकॉनमी है मस्ट सफिशेंट मॉनेटरी रिसोर्सेज उसको मिलनी चाहिए, ताकि हर जो लेवल है वो अपनी आउटपुट है जो इंक्रीज कर सके, तभी कंट्री की ग्रोथ है जो हो सकती है। थर्ड, इंक्रीज्ड मनी सप्लाई जो है इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन है जो ज़्यादा नहीं होगी अगर मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज़ हो। तो मतलब मनी सप्लाई तो इंक्रीज़ करनी है आरबीआई ने, लेकिन इन्फ्लेशन है जो उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके से मनी सप्लाई है जो उसको इंक्रीज़ करना है। द पब्लिक डेट रेज्ड फॉर द गवर्नमेंट शुड बी एट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक डेट जो रेज़ करती है वो भी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेज़ किया जाए। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो आरबीआई परफॉर्म करता है टू achieve two objectives: one, to increase the volume of investment, and second, to change the pattern of financial flow. The policy or the instrument used for said purpose, इन पर्पज़ के लिए जो पॉलिसी या इंस्ट्रूमेंट या तरीके या टूल्स आरबीआई यूज़ करता है इनको कंट्रोल करने के लिए, दैट इज़ नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। एक डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू हैरी जॉनसन, मॉनेटरी पॉलिसी इज़ ए पॉलिसी इम्प्लॉइंग सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल, सेंट्रल बैंक का कंट्रोल जो इम्प्लाई करती है किस चीज़ पे, ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जर्नल इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी के जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक जो है वो सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, टेक्निक्स, टूल यूज़ करता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दिए हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव्स में है मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने कहा है कि जो मेन रोल है प्ले करती है प्राइस स्टेबिलिटी में, फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए, ठीक है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्राइस स्टेबलाइजेशन। द मोस्ट स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव जो मॉनेटरी पॉलिसी का है कि इंश्योर है कि इंक्रीज लेवल ऑफ मनी सप्लाई जो उसने करना है इन द इकॉनमी शुड नॉट लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। मनी की सप्लाई तो इंक्रीज करनी है पर इस तरीके से नहीं करनी कि इन्फ्लेशन है जो वो इंक्रीज हो जाए। इफ़ द इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्राइस राइज लेवल, द ट्रू स्पिरिट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विल बी डिफीटेड। तो हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमने सोच के मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद है कि मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है, पर जो इन्फ्लेशन है मतलब प्राइस राइज है जो नहीं होना चाहिए। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी होता है कि नो चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी, रेदर द चेंजेस इन द मनी सप्लाई शुड बी एलिमिनेटेड लीडिंग टू परफेक्ट स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमिक सिस्टम। तो वो कहता है कि मनी की सप्लाई में चेंज नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए जितनी है। तो लेकिन ये जो है पॉसिबल नहीं है, कहता स्टेबिलिटी बनाने का एक तरीका है कि न्यूट्रल कर दे मनी सप्लाई को, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रैक्टिकली जो है ये डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करना। दिस इज़ द इम्प्रैक्टिकल अप्रोच कि जो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी किया जाए कि बिल्कुल
न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि जो मॉडर्न डायनेमिक वर्ड आज का आ गया है, ज़रूरतें जिस हिसाब से लोगों की चेंज हो रही हैं, तो इस हिसाब से न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है जो वो नहीं की जा सकती। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है जो मॉनेटरी पॉलिसी का था पहले, लेकिन मॉडर्न लाइफ में ये नहीं अप्लाई होता। थर्ड है एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो अंडर जो पहले गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था मॉनेटरी पॉलिसी का, टू स्टेबलाइज द रेट ऑफ एक्सचेंज। जिस रेट पे हम एक्सचेंज करते हैं वो रेट है जो उसको स्टेबलाइज करना। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज ब्रॉट अप थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गोल्ड टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए क्या करते थे वो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है जो उस वो करते थे गोल्ड का, तो उससे रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो जाता था, बैलेंस हो जाता था। बट नाउ जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो अबेंडन कर दिया गया है। मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम ऑफ द कंट्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड। ठीक है, रेदर नाउ डेज flexible exchange rate system is prevalent in the economy. The aim of monetary policy is to ensure exchange rate stability. तो कहता है दो तरह के रेट हैं, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना है मेन मकसद मॉनेटरी पॉलिसी का। पहले वो गोल्ड से करती थी, लेकिन अब वो गोल्ड स्टैंडर्ड अबेंडन कर दिया गया है। दो तरह का एक्सचेंज रेट है, एक फ्लेक्सिबल है, एक फिक्स्ड है। तो फ्लेक्सिबल प्रवेल करता है मार्केट में, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हमेशा जो फिक्स वाला है, स्टेबल एक्सचेंज रेट है जो उसको मेंटेन करने की कोशिश है जो की जाती है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का इकोनॉमिक ग्रोथ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। तो मेन मकसद यही है कि इन्वेस्टमेंट है जो उनको इंक्रीज़ किया जाए, ताकि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होएंगी तो उस मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने से तो उससे जो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो इकोनॉमिक ग्रोथ का है उसको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दी जा सके। तो एम्प्लॉयमेंट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव कि फुल एम्प्लॉयमेंट है जो वो इकॉनमी में होनी चाहिए। तो उसके लिए भी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो वर्क करती है कि मनी सप्लाई इस तरीके से इंक्रीज हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में हो। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड कॉस्ट ऑफ मनी इन द इकॉनमी, क्योंकि हमने कहा है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन भी चाहिए, इट मीन्स इन्फ्लेशन भी नहीं चाहिए, इसलिए तो कंट्रोल करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करना है और साथ में प्राइस है जो कॉस्ट ऑफ मनी है जो उसको भी कंट्रोल करना है। सेकेंड, टू एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री में, उसको बढ़ाना है। कंट्रोल करना है मनी की एक्सपेंशन है जो इकॉनमी में, उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। टू हेल्प फुल इन अचीविंग द सोशियो इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव हैं इकॉनमी के उनको अचीव किया जा सके। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ब्लैक मनी जो इकॉनमी में है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। टू बी हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, जो बजट में के ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं, फिजिकल पॉलिसी जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो बजट जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव किया जा सके। तो इसलिए ये कुछ सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस है जो मॉनेटरी पॉलिसी की है। तो कुछ मेजर्स हैं बेटा मॉनेटरी पॉलिसी के, दो तरीके से है, एक एक्सपेंशन मेजर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, एक कंट्रैक्शन मेजर्स हैं। इट मीन्स दो तरीके से मनी जो है मार्केट में जो कंट्रोल की जाती है। तो कभी मार्केट में जो मनी है उसका फ़्लो बढ़ाने की ज़रूरत होती है, कभी उसका फ़्लो घटाने की ज़रूरत होती है। तो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन दो तरीके हैं, एक है कि एक्सपैंड कर देना, इट मीन्स मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ कर देना मार्केट में, दूसरा है मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर देना मार्केट से। तो उस तरीके से तो फर्स्ट आपके पास है एक्सपेंशन मेजर्स कौन कौन से हैं। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री देयर इज नीड टू कंटिन्यूसली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट टू मीट द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द इकॉनमी। तो कहता है अगर हम चाहते हैं कि ग्रोथ हो इकॉनमी में तो हमें कॉन्टीन्यूसली सप्लाई ऑफ मनी है जो उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो एक्सपैंड करने की बात कर रहा है। तो कौन कौन से मेजर हैं एक्सपैंड करने के, रिवीजन ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन है पहला पॉइंट। तो ऑपरेशन जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है
पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज की थी 1956 में, ठीक है। उससे पहले से भी ओपन मार्केट ऑपरेशन चल रहे थे, पर आरबीआई ने इसको रिवाइज कर दिया था 1956 में। इन दिस रिवीजन डिस्क्रिप्टिव सपोर्ट वाज गिवन इन रिगार्ड टू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है द इनिशियल ईयर द परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द बैंक एक्सीड्स देयर सेल्स। तो कहता है शुरुआती सालों में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने परचेज की थी सिक्योरिटी, वो जो है बैंक ने जितनी सेल की थी उससे ज़्यादा थी। तो लेकिन लेटर ईयर में क्या हुआ, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय बैंक एक्सीड देयर परचेज, जितनी उन्होंने परचेज की उससे ज़्यादा उन्होंने सेल की, जिससे मनी सप्लाई क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इट मीन्स मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए इसको किया गया था, लेकिन मनी सप्लाई इस तरीके से क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो होते हैं जब मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसकी जो सेल है जो उसको कम कर दिया जाता है। जब सेल को कम कर दिया जाता है तो लोग जो है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, क्योंकि लोग है जो उनका पैसा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा नहीं है, पैसा उनके पास है, तो मार्केट में उसकी सप्लाई है जो इंक्रीज हो जाती है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उसको एक्सपैंड किया जाए या कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, तो उस तरीके से वो उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन है जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में चेंजेस है जो लगती है। लेकिन ये प्रैक्टिस जो है अब अबॉलिश कर दी गई है एक्सपेंशन के लिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो किए जाते थे। सेकंड आपके पास है लिबरलाइजेशन ऑफ बिल मार्केट। तो बिल मार्केट है जो, उससे पहले बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस लिमिट जो है थी लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस, तो लिबरलाइजेशन है जो बिल मार्केट की कर देगी, तो उससे भी जो है काफ़ी इसमें हेल्प मिली है मॉनेटरी पॉलिसी में। द लिबरलाइजेशन ऑफ बिल मार्केट हैज़ ओपनड द वेज फॉर कमर्शियल बैंक्स टू रिसीव एडिशनल फंड्स फ्रॉम आरबीआई टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बोरोर्स। तो जो कमर्शियल बैंक्स के लोन लेने वाले बंदे हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा फुलफ़िल की जा सकी कमर्शियल बैंक्स की तरफ से जब बिल मार्केट को लिबरलाइज कर दिया गया, उसमें रिस्ट्रिक्शंस में ढील दे दी गई। उसके बाद इन 1957 द आरबीआई हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड टू इंट्रोड्यूस export and the bill market to help the commercial banks to extend credit for export purposes। तो उसके लिए आरबीआई ने 1957 में बिल मार्केट में कुछ लिबरलाइजेशन कर दी गई ताकि जो मनी है जो उसको एक्सपेंड किया जा सके, एक्सपोर्ट वगैरह के लिए ज़्यादा पैसा है दिया जा सके, ताकि उनको प्रमोट किया जा सके। अपने जो बिल हैं उनको वो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक्स है जो उसको डिस्काउंट वगैरह करा के जो मनी की सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। इन एडिशन टू अदर मेजर द आरबीआई ने क्या किया है, स्पेशल प्रोविजंस की हैं बनाई, जिससे कि टू एक्सटेंड क्रेडिट टू द प्रायोरिटी एरियाज ऑन प्रायोरिटी बेसिस, कि किन एरियाज़ को ज़्यादा जो लोन वगैरह है या फंड्स है, रिसोर्सेज है जो देने हैं, ताकि प्रायोरिटी सेक्टर्स है जो उनको आगे बढ़ाया जा सके। पर्टिकुलर प्रपोर्शन ऑफ जो क्रेडिट है वो सेक्टर्स को दिया गया कि इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को इतना पैसा है जो दिया जाना है, या इन सेक्टर्स को ज़्यादा है प्रमोट करने की ज़रूरत है तो इन सेक्टर्स को ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए। अंडर दीज प्रोविजन स्पेशल क्रेडिट कैन बी एक्सटेंडेड टू स्मॉल स्केल जो सेक्टर्स हैं उनको, कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो हैं उनको ज़्यादा रिसोर्सेज है जो दिए जाने चाहिए, या लोन्स है जो ग्रांट किए जाने चाहिए। तो इस तरीके से मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने की कोशिश की गई प्रायोरिटी सेक्टर्स में। नेक्स्ट है री फाइनेंसिंग एंड री डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़। दो आरबीआई हैज़ एक्सटेंडेड ए पॉलिसी ऑफ री फाइनेंस एंड री डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, उसने जो दे दी कि जिससे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना डिस्काउंट है जो करवा सकते हैं, अपने बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आरबीआई से करवा सकते हैं 3 मंथ्स के लिए, मैक्सिमम द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स के लिए। तो उस तरीके से मनी की सप्लाई है जो उनके पास इंक्रीज़ हो सकती है और ज़्यादा पैसा वो लोगों को लोन की फॉर्म में इंडस्ट्रीज वगैरह को दे सकते हैं। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आरबीआई ने इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कंट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप होगी तो ग्रोथ होगी कंट्री की, आरबीआई ने कुछ प्रोविजंस बनाई। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कर सके, उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जो टू accomplish the said purpose RBI has established the some financial institutions, some of the name जहाँ पे given है बेटा, that is
ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI जिसको नाम हम जानते हैं, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, IRCI इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है जो बनाएगी ताकि इस जो मॉनेटरी पॉलिसी के उसके ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट जो मेथड वो यूज़ करती है दैट इज़ पॉलिसी ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है दैट इज़ जो नोट है, जो नए नोट हैं जो वो इशू किए जा सकते हैं उस तरीके से। तो डेफिनिट फाइनेंसिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ फॉलोड बाय ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। डेफिसिट फाइनेंसिंग रेफर्स टू द प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स टू फिल द बजटरी डेफिसिट्स जो आ रही हैं उनको फुलफिल करने के लिए न्यू करेंसी नोट है जो वो प्रिंट किए जाएं। द न्यू करेंसी नोट्स क्रिएट एडिशनल सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री है जो इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट एनी इन्फ्लेशनरी फिजिकल मेजर्स। तो ड्यूरिंग द 7th प्लान पीरियड जब चला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी एम्फेसिस की कि एंटी इन्फ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी इंस्टेड ऑफ एंटी इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो कहता है एंटी इन्फ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी होनी चाहिए ना कि एंटी इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। तो एंटी इन्फ्लेशन फिजिकल मेजर्स इंक्लूड मेनली द मेजर्स टू रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल सो एज टू मेक द साइज ऑफ इफेक्टिव डिमांड लेस देन द अवेलेबल सप्लाई। तो वो कहता कि ये कोशिश की गई कि लोगों की परचेजिंग पावर है जो उसको कम किया जाए क्योंकि जो डिमांड है वो ज़्यादा थी और सप्लाई है जो कम थी, तो उससे इन्फ्लेशन है जो इंक्रीज़ हो रही थी। अगर लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो उससे डिमांड है जो वो कंपैरेटिवली लेस हो जाएगी जो कि सप्लाई से पहले ज़्यादा है। तो इम्पॉर्टेंट फिजिकल मेजर इन दिस रिगार्ड इंक्लूड मेनली द ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। तो इस तरीके से अगर क्रेडिट लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा तो अपने आप ही जो मनी की सप्लाई है जो उसको, तो मनी की सप्लाई को वो कंट्रोल करने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए मार्केट में फिजिकल मेजर्स है जो एंटी इन्फ्लेशनरी फिजिकल मेजर्स हैं वो भी लिए गए। नेक्स्ट है अलोकेशन ऑफ क्रेडिट एज पर नेशनल प्रायोरिटीज़। अंडर दीज मेजर्स उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कि कैपिटल राशनिंग मेजर्स किए गए, कोटा फिक्स कर दिए गए कि इतना जो फंड्स हैं वो इस इकॉनमी जो इस प्रायोरिटी सेक्टर को दिए जाएंगे ताकि हर जो सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट है जो की जा सके, क्योंकि हर डेवलप सेक्टर है जो कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है और गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो और फुल एम्प्लॉयमेंट मिले और जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अचीव किया जा सके। तो क्रेडिट राशनिंग के जरिए भी, कोटा फिक्स कर देने के जरिए भी के तरीके से भी हर सेक्टर की प्रायोरिटी को कितना जो फंड है वो अवेलेबल कराने हैं या कितना क्रेडिट उनको दिया जा सकता है उसकी लिमिट्स फिक्स करके भी गवर्नमेंट जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल में करती है। तो ये कुछ एक्सपेंशन के मेजर्स थे जो मॉनेटरी पॉलिसी में RBI के द्वारा लिए जाते हैं। तो बाकी टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे।